मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। और आज हम दोबारा हम लोग काम करेंगे किसके ऊपर? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक के ऊपर, क्योंकि 40 मार्क्स की बुक है और ऑलरेडी इस बुक के कितने 3-4 चैप्टर में अपलोड कर चुका हूं। और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो। ना देखी हो तो बायो में लिंक है, वीडियो जाके जरूर देखो। 4 चैप्टर प्रिपेयर करो। और आज हम लोग बात करेंगे इस बुक के 5वें चैप्टर के बारे में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स मेंटोर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑल अबाउट रूरल डेवलपमेंट। व्हाई रूरल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अवर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक? बिकॉज हमारा जो एग्रीकल्चर है दैट इज अ डोमिनेंट सेक्टर, वो सबसे ज्यादा मेन सेक्टर था जहां पे मोर देन 80% पब्लिक क्या थी, रहती थी और वहां पे काम करती थी। और एग्रीकल्चर कहां पे होगा? अर्बन एरिया में, शहर में तो होगा नहीं। कहां पे होगा? गांव में होगा। इसलिए सबसे पहले प्लानर्स के आगे जो चुनौती थी, जो चैलेंज था, दैट इज ऑल अबाउट रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि रूरल एरियाज में ही सबसे ज्यादा जो थे एक्सप्लॉइटेशन के प्रैक्टिसेस, तरीके थे जो गांव में किसानों को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं क्या? द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू अ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चलाना है, 1-2 साल नहीं चलाना, बंद नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इट इज वेरी वाइड, ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी बातों को हमने सीखना, समझना और करना है। सोशो इकोनॉमिक, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस है। आपने सामाजिक रूप में, सोशल फॉर्म में भी चेंज लाना है और इकोनॉमिक फॉर्म में, मतलब रुपए पैसे की फॉर्म में भी चेंज लाना है। दैट अटेम्प्ट टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में लोगों की जो लाइफ है, उसके सोशल और इकोनॉमिक दोनों आउटलुक में जो चेंज लाएगा, दैट कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव प्रोसेस इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। तो ज्यादा टाइम हम लोग और इस पे ना लगाते हुए मीनिंग को सरल शब्दों में समझते हैं। और वर्ड यहां से उतार लिया करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए अब हम एक के बाद एक यहाँ पे 3 और 4 टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट चैप्टर फिनिश। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, नोट कर लो, पॉज कर लो और उतार लो। सो वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रूरल डेवलपमेंट के एक एक करके उठाते हैं और परफेक्ट नोट्स के थ्रू, लैंग्वेज हाइलाइटेड वर्ड्स के थ्रू हम लोगों ने समझते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, पढ़ने को कितना भी पढ़ते रहो भाई, मगर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। बिकॉज माय एक्सपीरियंस सेड ओनली लास्ट टाइम मूवमेंट, मार्क्स ग्रिप करने तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो। क्या कि सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करा वो किसने करा? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ। नाबार्ड का क्या रोल था? नाबार्ड एपेक्स बैंक है। एपेक्स का मतलब होता है द टॉप सुपीरियर बॉडी, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट रूरल बैंकिंग। जितनी भी रूरल बैंकिंग थी उसे रेगुलेट करने वाला, उसे कोऑर्डिनेट करने वाला कौन था? नाबार्ड था। टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन थे, रीजनल बैंक थे और क्रेडिट बैंक थे और जितने भी बैंक थे जो कि रूरल एरिया में काम कर रहे थे, उनकी हेल्थ को, स्ट्रेंथ को प्रमोट करना। फाइनेंस टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, बैंकों को फाइनेंस देना और उसके साथ में फाइनेंशियल हेल्प टू नॉन फार्म सेक्टर। मतलब कि नॉन फार्म सेक्टर मतलब कि देखो, एक होता है खेती, एग्रीकल्चर, उसके साथ में अलाइड एक्टिविटी, सब्सिडरी उसकी हेल्पिंग एक्टिविटी है। जैसे किसी ने डेयरी खोलनी है तो डेयरी खोलनी है तो उसको लोन दे देना, मतलब नॉन फार्म एक्टिविटी को भी लोन देता था और प्रमोट करता था ये बैंकों को कि आप भी नॉन फार्म सेक्टर्स को क्या करो, लोन दो। बिकॉज इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट, खाली खेती पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर मत बनाए जाओ। क्यों? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगा। 4 लोगों का काम है, 10 लोग लगे पड़े हैं, तो बाकी जो 6 हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटी में लगे, तो उनको लोन चाहिए, वो भी नाबार्ड रेगुलेट करता था। स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट क्रेडिट डिलीवरी, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो होता है क्रेडिट डिलीवरी। लोन पास हो गया, किसान तक पहुंचते पहुंचते बीच में से चोरी हो गया, पिलफरेज, लीकेज जिसे कहते हैं। तो क्रेडिट डिलीवरी को ट्रांसपेरेंट करना, स्ट्रॉन्ग करना, ताकि फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस हो। दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ नाबार्ड। कम शब्दों में हाइलाइटेड वर्ड्स के साथ में पकड़ो। कीप वॉचिंग द वीडियो, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। सो नाबार्ड को नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। सो नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट कर। सो द नेक्स्ट मेजर रोल हैज बीन प्लेड इन द रूरल डेवलपमेंट बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप।
जो सबसे बड़ा नेक्स्ट मेजर रोल था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने क्या करा, रूरल डेवलपमेंट में प्ले करा। इसे माइक्रो क्रेडिट रोल भी कहते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग शहरों में भी देखते हो कि कुछ क्या होते हैं, कमेटीज चल रही होती हैं, या फिर विमेन क्या करती हैं, किटी पार्टीज बना लेती हैं, सब मेंबर मिलके क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और एक पर्ची उठाते हैं और जो मेंबर का नाम निकलता है उसको लोन दे देते हैं। ऐसे गांव में भी ये एक इनिशिएटिव करा गया कि भाई जो लोगों के पास फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं है, जिन गरीब किसानों के पास एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लेबर्स के पास और आर्टिसंस, मतलब जो क्या थे, कारीगर लोग थे, जिनके पास क्या है, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं है, बैंक नहीं है लोन के लिए, वो आपस में इकट्ठे हो जाएं और छोटी छोटी क्या करें, थ्रिफ्ट माने सेविंग्स करें। उन सेविंग्स को इकट्ठा कर लिया। अब सारे मेंबर्स ने क्या करा, सेविंग इकट्ठी करी 1 लाख रुपए। किसी एक या दो, ये जो भी नीडी मेंबर है उन्हें रीजनेबल रेट्स पे क्या करेंगे, वो लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो रीजनेबल रेट भी रहेगा, रेडी मनी रहेगी और पैसा जो है वो चुकाता रहेगा और वो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है बाकी मेंबर्स में बढ़ जाएगा। बाय मई 2019 मई तक 6 करोड़ औरतें जो थी वो 54 लाख एसएचजीज सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर बन चुकी थी। विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ा कदम ये उठाया गया, किसमें, गांव में। और इसका बहुत सबसे बढ़िया एग्जांपल है तनवा। यू वॉन्ट टू नो अबाउट तनवा? सो तनवा की एक शॉर्ट वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब दोनों पे ही आपको अवेलेबल मिलेगी, सेम हमारे चैनल पे। सो व्हाट यू हैव टू डू, तनवा जाके वहां पे देखो, समझो कि तनवा किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही एक क्या है, फॉर्म है, एक प्रोग्राम है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत हाईलाइटेड वर्ड है, सिर्फ ये पेपर में लिखा हो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो पॉज द वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट कि गवर्नमेंट ने रूरल मार्केटिंग को या रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करा, मतलब क्या मेजर्स अडॉप्ट करे, क्या उपाय लगाए ताकि रूरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंप्रूव होए। सो मेजर टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, 4 मेजर है। सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट, बिफोर रेगुलेशन ऑफ द मार्केट, मतलब पहले जो बाजार थे, जो मंडियां थी, वो रेगुलेटेड नहीं थी, अनियमित थी, नियमित नहीं थी। मतलब क्या होता था, फार्मर्स को हर बार वहां पे एक्सप्लॉइट किया जाता था। ब्रोकर होते थे वहां पे, मीडिएटर होते और मीडियोकर होते थे, दलाल होते थे, जो उनको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो सबसे पहले सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट बनाई, ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग। एक ऑर्डर होना चाहिए मार्केट का और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रोकर एंड सेलर, जो सेलर और ब्रोकर्स की मिली भगत थी, उससे फार्मर्स को क्या करा जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। उन माल प्रैक्टिसेस को, बुराई वाली नीतियों को दूर करा गया। ये पहला पॉइंट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सरकार ने क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोई किसान है बेचारा, 100 किलोमीटर से अपनी फसल लेके आया, अब वो पहुंचा, उस समय उसको बढ़िया उसका रेट नहीं मिल रहा, तो अगर रेट नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, दोबारा लेके जाए, नहीं। तो सबसे पहले लाने में रोड और रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सरकार ने रोड और रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाई। फिर अगर वो ले आए और आज नहीं बिक रहा, वेयर हाउसेस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गवर्नमेंट ने क्या करा, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, जहां पे बड़ी बड़ी क्या है, मंडी है, जैसे दिल्ली के अंदर क्या है, आजादपुर मंडी है, तो ऐसी बाजारों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लगाई। तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सरकार ने कहा कि देखो 2 और 2 11, मतलब आप मिल जाओगे ना तो कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग को क्या करा, प्रमोट करा। उसमें पूल मार्केटिंग, मतलब सब अपना सरप्लस जो वो बेचने जा रहे हैं वो मिला के बल्क में लाएंगे और फिर बेचने के लिए बढ़ेंगे, तो क्या मिलेगा उन्हें, मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई उन्होंने। कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब कि सारे किसान मिलके, मतलब 5 7 10 किसान मिलके अगर बाजार में पहुंचोगे तो बार्गेनिंग पावर भी भाई बढ़ जाएगी। क्रेडिट फैसिलिटी भी बढ़िया मिलेगी, क्योंकि एक बंदे को नहीं मिल रही, 2 4 मिलके जाएंगे तो एक प्रभाव पड़ता है कि हाँ भाई एक सोसाइटी, एक ग्रुप है। इन बल्क, चीपर और इजियर, मतलब अगर मान लो एक किसान ने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है अपना कल्टीवेशन, अपनी फसल को लेके, दूसरे कहा मुझे भी वहीं जाना है, तो उन्हें क्या होगा, बल्क में जाएंगे, एक साथ मिलके जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उनको क्या होगी, कम पड़ेगी, इजी हो जाएगी। चौथा है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। पॉलिसी मतलब सरकार ने कुछ क्या करे, कानून बना दिए, जैसे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है बच्चों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया जाएगा, इससे नीचे किसान की फसल बिकेगी नहीं, इतना उसे मिलेगा।
पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्लास 9 के अंदर पीडीएस का रोल पढ़ते हैं। क्या होता है, सरकार क्या करती है, किसानों से अनाज खरीद लेती है और उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू देश में बेचती है नॉमिनल और बहुत ही कम दामों में गरीबों को। और बफर स्टॉक का मतलब क्या है, बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर सरकार बफर स्टॉक मेंटेन करती है ताकि सीजन में और नॉन सीजन में कभी भी फूड इनसिक्योरिटी ना आए, शॉर्टेज ना पड़े। तो दिस इज ऑल अबाउट मेजर 1 2 3 4, बड़े सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, इतना उतारो और इसको थोड़ा सा प्रेपोजिशन कनेक्टर लगा के इंग्लिश में बना दो, दैट्स ऑल। Pause the video and note it. So the last topic of this chapter is all about organic farming, which is a need of our आज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करे जिससे पूरा एनवायरनमेंट क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मांग हुई। तो उसके लिए एक क्या खोजा गया, द ऑप्शन इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है वो सारी टेक्निक जिसमें आप क्रॉप रोटेशन करते हो, ग्रीन मैन्योर खाद यूज करते हो, कंपोस्ट मतलब कि आप बायो खाद बनाते हो, बायो कंपोस्ट बनाते हो, बायोलॉजिकल पेस्ट करते हो मतलब पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हो। कीड़े खा रहे हैं आपकी फसल को, आपने क्या करा, पंछी छोड़ दिए तो पंछियों ने क्या करा, कीड़े खा लिए। ऐसे और भी कई सारे चूहे हैं, सांप छोड़ दिए। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, बायोलॉजिकल पेस्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ बेनिफिट है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ऑल वर वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे थे। आप यहां पे क्या करते हो, बायो मैन्योर मतलब आप खाद यूज करते हो, सस्ता होगा। इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनने वाले जो फूड हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, इनका जो है विदेशों में मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए एक्सपोर्ट से इनकम बहुत आती है। और ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोर्ट से क्या आता है, एक्सपोर्ट से आता है क्या, एक्सपोर्ट से आता है भाई फॉरेन एक्सचेंज। हेल्दी एंड टेस्टी है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, फर्टिलाइजर नहीं है, केमिकल नहीं है, हेल्दी है, टेस्टी है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कई सारे लोगों को इससे क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। और सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है। लेस पॉपुलर, अभी बहुत ज्यादा लोग इस टेक्निक को यूज नहीं कर रहे, पुराना विजडम यूज कर रहे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि अभी हमने बोला हेल्दी है, टेस्टी है, बिकॉज क्यों है, नेचुरल है। और नेचुरल चीजें जो है वो केमिकल मेड और आर्टिफिशियल चीजों के मुकाबले जल्दी खराब हो जाती हैं। तो अभी सरकार ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज नहीं बनाए जिससे उन्हें बचाया जाए। लो यील्ड, क्यों, पर एकड़ेज मतलब 1 एकड़ पे जितनी फसल उगनी चाहिए उतनी इसमें कम उगती है, तो यील्डिंग जो फसल है वो कम होती है। शॉर्टर फूड लाइफ, क्योंकि वो सब नेचुरल है, केमिकल से नहीं बना हुआ, तो उसकी लाइफ कम है। दूध का एग्जांपल ले लो, थैली वाला दूध लाओगे, पैकिंग वाला दूध लाओगे, पैकिंग वाले फूड लाओगे, कई दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, मगर नेचुरल चीजें ज्यादा दिन प्रिजर्व नहीं होती। लिमिटेड क्रॉप मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ है, अभी लिमिटेड क्रॉप्स पर उसको यूज करा गया है। सो दीज आर द बेनिफिट एंड चैलेंजेस। इजी है बड़े, थोड़ा सा इसको ध्यान देके पढ़ो और उसको लिख दो। और बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करा रहा हूं। क्यों पढ़ाई मजेदार तरीके से करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंट होके 75/80 अगर लाने हैं, लॉन्ग वीडियोस के थ्रू सारे बड़े बड़े टॉपिक निपटाओ, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कॉम्पिटेंसी निपटाओ। पेपर में बैठोगे 30 से 40-50 कॉम्पिटेंसी तब तक डल जाएंगे उस पर, चैनल पर और इंस्टा पर। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के संग क्या करो, शेयर करो, ताकि बेस्ट स्टडी आप लोग करो और 75/80 within 2 months, that's my guarantee. So pause the video, note it down and I'm closing the video now. पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ।